आ देखते हैं क्या ले, कौन सा टॉप लेके आ रहा है तू। आ यार यही चीजें हुआ उकरे दुकानी अब खरीदे रहे यार, वो तो सस्ता दिए रहा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग का मैथ अच्छा भला चल रहा था। इंट्रोड्यूस हो गए वेरिएबल्स कि आज तो भैया हम 5 है, बहुत दिन से हम 5 रह के हम थक गए हैं, हम बोर हो गए हैं, अब हम 6 हो जाएंगे। हाँ, दुकानदार को जाके 500 का नोट देके और बस उल्लू बन के चले आ रहे हो। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो चलिए आपके मैथ पे छाए हुए अंधेरे को करते हैं दूर। मैं हूं सौरभ, आप है अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। यार क्या किया तुम लोगों ने, मतलब तुम लोग की किस्मत अच्छी कहूं या खराब कहूं वो तो तुम ही लोग बताओ, कि तुम लोग क्लास 9th में आए और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक जो है मैथ की वही चेंज करा दिए, है ना। तो जो भी हो, तुम्हें ये जो बदलाव हुआ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है या तुम इस बदलाव से खुश हो? जो भी हो कमेंट में जरूर बताना। तो यार स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भाई। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज है ना वो मैथमेटिक्स के हर एक, मतलब कोई भी आप चैप्टर पढ़ो मैथमेटिक्स में, उसमें आपको इसका यूज देखने को मिल ही जाएगा। तो समझ लो मैथमेटिक्स में जो पॉलिनोमियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसको उसी तरीके से पढ़ाई भी करेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि चीज़ों को, एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट, पॉइंट वाइज पॉइंट हम सीखेंगे और समझेंगे। तो अगर हम बात करें आपकी जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो यार देखो कावेरी नहीं, आपकी बुक हो गया है मैथ गणित मंजरी। तो गणित मंजरी में यार अब आपके जो मैं एग्जांपल्स देख रहा हूँ और जो बुक है, जो पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा उसको चेंज कर दिया गया है क्रिटिकल थिंकिंग पर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, है ना। केस बेस्ड स्टडी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके। तो यार देखो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। हालांकि मैं पढ़ाता वैसे ही हूँ, बट ठीक है, अब क्या बताऊँ, अब तो बुक ही चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं एक और ट्विस्ट बताने वाला हूँ जो कि मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। एक बात और, ये जो आज की क्लास होने वाली है तो क्या इसमें हम बहुत सा टॉप में पढ़ेंगे? नहीं। जैसा कि आप थंबनेल से देख के आ रहे हो, एकदम बेसिक से, जीरो से समझ लो। अगर आपको इसके पहले कुछ भी नहीं आता होगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो भी आपको ये क्लास करने के बाद आप पाओगे कि अब आपको बहुत कुछ आने लगा है। और जब ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा ना तो आप पॉलिनोमियल में धुरंधर बन गए होगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पे एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि यार ये जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ना। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से ही कि यार पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ये तो बता दो। तो देखो पॉलिनोमियल जो है ना वो आपके 2 वर्ड से मिलके बने हुए हैं। एक आपका वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल। तो यार बात करूं अगर मैं पॉली की, तो पॉली का मतलब क्या है यहाँ पे? मेनी। एंड अगर बात करी जाए नोमियल की तो इसका मतलब हो जाता है टर्म। अब अगर मैं बात करूं पॉली से, तो पॉली से रिलेटेड आप लोगों ने 1-2 और टर्म सुना है, जैसे कि पॉलीगन। आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीगन। अब ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन आपने सुना होगा जैसे पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, सुना है ना आपने। तो ये जो पॉलीगन है वहीं से आया है। जैसे पेंटागन में 5 साइड होते हैं तो पॉलीगन में मेनी साइड, है ना, मेनी साइड हो गया तो पॉलीगन। ऐसे आपने एक और वर्ड सुना होगा पॉलीमर, ये साइंस में पढ़ा होगा आपने फाइबर वाले चैप्टर में। तो जो मोनोमर्स होते हैं ना, जब कई सारे मोनोमर्स को मिला के एक फाइबर बनाया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो पॉली का समझ में आया मतलब। तो ये आपका मीनिंग होता है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब अगर बात करी जाए कि सर ठीक है पॉली का आपने मतलब बता दिया मेनी, नोमियल मतलब हो गया टर्म, दोनों को मिला दिया तो हो गया मेनी टर्म। लेकिन मेनी टर्म का क्या? तो मेनी टर्म का मिला के आपको बनेगा एक्सप्रेशन। समझे? तो एक्सप्रेशन क्या है पहले ये समझते हैं अब कि एक्सप्रेशन क्या है। तो अगर बात करी जाए एक्सप्रेशन की, तो देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे पहले ध्यान से समझ लेना, अभी कंफ्यूज मत हो जाना या अभी से क्वेश्चन आपके पेट में दर्द उठने लगे कि अरे सर ये आपने क्या लिख दिया। सब बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, बट आराम से पहले बस आप क्लास को देखो। अभी के लिए हम समझते हैं एक्सप्रेशन, और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक और है इक्वेशन।
दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, तो देखो यहां पे जो एक्सप्रेशन है तो यहां पे लिखा गया है क्या, ये देखो लिखा गया है 4x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो यहां पे देखो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन ये रहा आपका। दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पे इक्वल टू नहीं है, बट इक्वेशन में इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ मैंने एक और लिख दिया था इक्वल टू x प्लस 5। तो अब इन दोनों में समझो कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन और इक्वेशन के डिफरेंस की, तो सबसे पहले तो आपने ये देख ही लिया 0 का, कि ये इक्वल टू कुछ नहीं है, यहां पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। लेकिन क्या बस इतना ही डिफरेंस होता है, कुछ तो मतलब होता होगा ना। अब आपको यही चीज तो सोचना है, अब आपको यही चीज तो सोचना है, क्योंकि जब आप ये चीज सोचोगे तब आप क्वेश्चन करोगे, और जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप आंसर पाओगे, और जब आपको आंसर मिलेगा तो यहीं से तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आप इंक्रीज कराओगे। तो अब सोचो कि अगर मैं कहूं कि ठीक है ये एक्सप्रेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, दोनों में डिफरेंस मुझे बस यहाँ पे इक्वल का दिख रहा है, लेकिन बस क्या इतना ही होता है क्या, नहीं भाई, दोनों का अपना मतलब भी होता है। जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन में हम x, ये जो हमारा x यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो x दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो ये जो x है ना, इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू की, यानी कि ये x की वैल्यू यहाँ पे होगी क्या, हम यहाँ पे x की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन में क्योंकि ये इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं फाइंड कर रहे होते हैं x की, बल्कि हम किसी भी बड़े से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जितना ज्यादा आप उसको सिंप्लीफाई कर सको। अब सिंप्लीफाई कैसे होता है सर, सिंप्लीफाई होता है जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको सॉल्व करके, या तो आप उनको ऐड कर दो, या सब्ट्रैक्ट कर दो, या मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड कर दो, जो भी होता होगा। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी के लिए बस आप ये जानो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको अब अंतर तो समझ में आ गया होगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कोई पूछेगा तो बता भी जाओगे कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, कि हम जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये देखो यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, और 0 भी आपका एक्सप्रेशन है। ऐसे देखो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। यानी कि जब दो एक्सप्रेशन को इक्वल करके लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है, और उसका यूज करते हैं हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x फाइंड होता है, और यहाँ पे सिर्फ हम सिंप्लीफाई करते हैं। आया समझ में, एक्सप्रेशन इक्वेशन समझ में आ गया। चलो अब आगे समझते हैं। अब देखो है एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ, है ना। अब सर आपने तो बता दिया कि एक्सप्रेशन है, जहां पे लिख दिया आपने 4x² समथिंग समथिंग, लेकिन वो है क्या चीज, वो है क्या, क्या है वो, तो वो समझ लेते हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4x² प्लस 3x माइनस 2, तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही है ना, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन ये है क्या लिखे हैं, ये 4x² क्या है, फिर उसके आगे प्लस 3x क्या है, फिर माइनस 2, ये है क्या टोटल। तो इनको आप समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आप, अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे आपको पहले तो वो समझते हैं जो आपको दिख रहा है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो इसका मतलब है, जो ये कहना चाह रहा है। पहले जो दिख रहा है पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर मैं देखूं तो एक नजर में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी कि इसमें कुछ नंबर्स हैं। वो नंबर्स क्या क्या है, तो नंबर्स हैं 4 है, 3 है और 2 है। ये कुछ नंबर्स हमें दिख गए। फिर और हमें क्या दिख रहा है, और हमें दिख रहा है सर इसके साथ x लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, x लगा हुआ है। तो इसी x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस x को क्या बोला जाएगा भाई, वेरिएबल्स। और एक जगह पे देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो इस दोनों को लिख लेता हूं। और आपको क्या दिख रहा होगा, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। ये क्या है भाई, तो ये आपके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि प्लस और माइनस का यहाँ पे यूज किया गया है। और अगर मैं बात करूं और आपको क्या दिख रहा होगा, तो अब सर ये सब तो हो गए, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2,
जो x के ऊपर लगा हुआ है। तो ये क्या है, तो ये है आपका पावर, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो x क्या हो गया, पावर या डिग्री, सॉरी x की पावर 2, इसी को आप चाहे पावर कह लो और इसी को चाहे आप डिग्री बोल दो। तो ये कितना है भाई, 2 है, तो ये 2 मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म की। टर्म, अगर मैं कहूं इसमें कितने टर्म हैं, तो क्या बताओगे कितने टर्म है? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, क्या इसमें 5 टर्म है? चलो भाई इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल में कहूं कि अगर है 3 × 5 + 2 × 6, इसमें कितने टर्म है बता दो आप। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 2 3 4, सर इसमें 4 टर्म है, क्या ये सही है? नहीं। देखो, टर्म जो होता है ना वो डिसाइड करता है आपका प्लस और माइनस। अगर ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में है ना, तो ये एक ही टर्म काउंट होंगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 15, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 12। तो यहां पे देखो 2 टर्म हो गए। यानी कि जो टर्म है ना वो कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को, अब यहां पे तो मैंने नंबर का यूज किया था, अब चलो कुछ वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं लिख दूं इसी को 3 × x + 4 × y, तो अब तो कहोगे सर यहाँ पे x है, y है, 3 है, 4 है, तो क्या यहां भी 4 टर्म है क्या? नहीं, यहां भी 2 ही टर्म है। तो देखो 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का y के साथ मल्टीप्लाई होके 4y हो जाएगा, बचे और बीच में क्या है, प्लस। तो ये देखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। चाहो तो माइनस ले लो, 2 बार हमने प्लस ही प्लस कर दिया ना, यहाँ माइनस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो देखो, तो यानी टर्म कौन डिसाइड कर रहा है, प्लस या माइनस। अगर यहीं पे आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके 2 भी लिख सकते हो, या यहाँ पे डिवाइड करके आप क्या लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने टर्म है, 2 ही टर्म है। अभी भी अगर मैं पूछूंगा कि भाई इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर इस एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 ही टर्म हैं। अब वो कौन डिसाइड कर रहा है, माइनस। एक माइनस के लेफ्ट साइड में, एक माइनस के राइट साइड में। ठीक है ना। तो अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, तो आप बता ले जाओगे, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। तो अब आप कहोगे कि सर एक टर्म आपका लिखा हुआ है 4x², एक टर्म तो हो गया 4x², दूसरा टर्म है यहाँ पे 3x, दूसरा टर्म हो गया 3x, और तीसरा टर्म हो गया -2। तो ये आपके टोटल कितने टर्म हो गए, टोटल 3 टर्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ बहुत खास नहीं है, बस सिंपल सा समझो कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स, तो उन वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर लिखा होगा वही उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं कहूं, देखो यहां पे 2 जगह वेरिएबल लिखा है, 2 जगह, कहां पे, एक तो लिखा हुआ है ये x² और एक लिखा हुआ है x। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं x² का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, x² का, तो क्या बताओगे, 4। तब आप क्या बताओगे, 4। बट अगर मैं यही कहूं कोफिशिएंट ऑफ x, अब मैं आपसे कह रहा हूं x का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है भाई, 3 है ना। देखो ध्यान से समझना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो यही आपके कंफ्यूजन, तो क्या करते हैं आपको, जब आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आता है ना, जब आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यही आपको कंफ्यूजन दूर करना है। देखो ध्यान से समझो, ये जो x इसको है तो दोनों जगह x ही है, दोनों जगह x ही, बट क्योंकि यहाँ पे
स्क्वायर है, पावर लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा और ये डिफरेंट हो जाएगा। वैल्यू नहीं, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको इक्वल कर दूं 0 के और फिर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं, तो जो x की वैल्यू आएगा वो यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि यहां पे सिर्फ x है और यहां x स्क्वायर है, तो दोनों जो है ना बिहेव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। तो मैं बस वो बता रहा हूं। तो अगर बात करी जाएगी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, तो इसके साथ में जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर, अच्छा मान लो यहां पे ये 4 ना लिखा होता, जैसे मैं एक और देता हूं एग्जांपल के लिए ले लो, अगर लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अगर ये होता, तो अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन में पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो अब आप कहोगे सर इसके साथ तो कोई नंबर लिखा ही नहीं है। तो देखो भाई, जब भी इस तरीके का नंबर आपको देखने, मतलब कि एक्स स्क्वायर हो और वहां कोई नंबर ना दिखे, तो अंडरस्टूड है, वो मान लेना कि वहां पे क्या है 1, वहां क्या है 1, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस वाले एक्सप्रेशन में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर यही चीज मैं लिखूं तो यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि बस कोफिशिएंट क्या है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ ही ना पाओ, है ना। बस आपको ये देखना है कि जिस चीज का कोफिशिएंट पूछ रहा है, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, चाहे वो एक्स हो या क्यूब हो, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी तरीके का वेरिएबल हो, बस उस वेरिएबल के साथ में देखो नंबर क्या लिखा हुआ है, बस वही उसका कोफिशिएंट है। अगर नंबर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहां पे 1 है, और अगर उसके साथ में कुछ भी नंबर है 2 3 4 5 तो वो हो जाएगा। अब तो समझ गए। अगर ऐसे मैं बात करूं कि इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 3, तो इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, और इस वाले एक्सप्रेशन में भी x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। अब तो अब आपको कोफिशिएंट समझ में आया। तो जब कहूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तब आप ये बताओगे, और जब मैं कहूंगा एक्स का कोफिशिएंट तब आप ये बताओगे, ठीक है ना। तो चलो अब आगे समझते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कुछ कुछ अभी आपको रह गया होगा, बता रहा हूं ना, ये क्लास खत्म होने तो सब आएगा। अब ये तो आपने सर बता दिया कि चलिए सर ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमें नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, पावर दिख रहा है, टर्म हो गया और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मेन सवाल तो यहाँ पे यही आता है कि सर ये वेरिएबल क्या है, यही तो जीना हराम करके रखा हुआ है ना भाई। क्योंकि अभी तक तो हम लोग का मैथ अच्छा भला चल रहा था, बढ़िया नंबर्स आते थे, उनको प्लस करते थे, माइनस करते थे, डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे जोड़ते थे, वैसे जोड़ते थे, बढ़िया चल रहा था। या तो फिर आपने ऐसे भी लिखा कि सबको एक साथ आ जाते थे, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो वहां पे हम क्या लगाते थे बॉड मास, बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको यहां तक कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही उनके मैथमेटिक्स में ABCD XYZ PQRS जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, वो उनके दिमाग से ऊपर जाने लगा, सर के ऊपर से जाने लगा। तो भाई ऐसे अगर कितने लोग हो कमेंट में बताना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहले मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, बढ़िया मस्त कर रहे थे, धूम मचा रहे थे उसमें, लेकिन फिर एक दिन उसमें आ गया अलजेब्रा, इंट्रोड्यूस हो गए वेरिएबल्स, और उसके बाद से फिर वो दिन है और आज का दिन है, मैथ उनको अभी भी डरा ही रहा है। तो भाई अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब मैथ से हम नहीं डरेंगे, अब मैथ को हम डराएंगे कि भाई तू आ देखते हैं क्या कौन सा तोप लेके आ रहा है तू, आ, ठीक है। तो आज हम अब समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और ये क्यों हमारे मैथमेटिक्स में आया, और यार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि इसका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। अभी जब आप करोगे तो देखो अभी आपको पता चलेगा। तो चलो, तो अब सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट को, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये तो आप पढ़ते आ रहे हो ना, नंबर्स तो आप पढ़ते आते थे, तो पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं। तो देखो एग्जांपल में जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि आप एक शॉप पे गए, ठीक है, अब ध्यान से समझना, आप एक शॉप पे गए, वहां पे आपने मान लो 5 पेन ले लिया,
ठीक है, आपने क्या क्या लिए भाई, आपने ले लिया 5 पेन और आपने 3 जो है कॉपी ले ली। ठीक है, आपने 5 पेन ले लिया, 3 कॉपी ले लिया आपने, और आपने शॉपकीपर से पूछा कि भाई 5 पेन जो आप ले रहे हो तो कितने का है। वैसे तो देखो हमें पता है, हम जब पेन लेने जाते हैं दुकान पे तो या तो हम 3 वाला लेते हैं या 5 वाला लेते हैं या 10 वाला, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सा लेते हैं भाई, मैं तो 3 वाला ही यूज़ किया हूँ। अब आप लोग का तो हमें नहीं पता आप लोग कितने का यूज़ करते हो, लेकिन 3 वाला जो 3 रुपए का पेन आता था वो मैं यूज़ करता था, तो मुझे पता होता था, या फिर शॉपकीपर पूछ भी लेता था कि भैया पेन कितने वाला दें, तो आप क्या बताते थे, 5 वाला, 3 वाला, 10 वाला, जो भी आप बताते थे। तो आप मान लो कि रेट पूछा आपसे शॉपकीपर ने कि भैया कितने वाला चाहिए, अब आपने कह दिया मान लो कि आपको 3 रुपए वाला पेन चाहिए, 3 रुपए का एक पेन। ठीक है, 3 रुपए का एक पेन आपको इस रेट के हिसाब से पेन आपको मिल रहा है, यानी 3 वाला। इसी तरीके से कॉपी की बात करी जाए तो कॉपी पूछा तो कॉपी में भी रेट पूछ लिया वो कि भैया कितने वाली चाहिए कॉपी। अब आपने मान लो कह दिया कि मुझे भैया 40 वाला दे दो, 40 रुपए में जो कॉपी आ रही है वो दे दो आप। तो आपने क्या किया, 5 पेन लिया, एक पेन का था जो कॉस्ट 3 रुपए था, तो टोटल कितना हो गया भाई 15 रुपए। आपने यहां पे आराम से इजिली कैलकुलेशन कर लिया। फिर ऐसी बात करी जाए 3 कॉपी की, तो 3 कॉपी थी, 40 रुपए में एक कॉपी थी, तो आपने 3 कॉपी लेने में कितना पैसा यूज कर लिया भैया, 120 रुपए। भैया इतना तो कर पा रहे होगे ना, इतना तो यार कर ही लोगे कि ये भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, दुकानदार को जाके 500 का नोट दे के और बस उल्लू बन के चले आ रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना। इतना तो बेसिक है भाई, इतना तो आता ही होगा, इतना तो आप लोग डेली करते होगे। तो अब देखो समझो, तो अब आपका टोटल पैसा कितना हो गया। अब जो आपको शॉपकीपर को कितना पैसा देना होगा, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लो, तो कितना हो गया भाई 135। आपने 135 रुपए का क्या कर लिया, सामान परचेज कर लिया। अब बात करी जाए इसी चीज को कहां पे, कांस्टेंट में। लेकिन एक बात समझना, यहां पे जो आपका 5 पेन जो आपने लिया वो आपको पता था, जो आपने 3 रुपए का एक पेन लिया वो भी आपको पता था, तो इन दोनों पे जो खर्चा बैठा वो कितना हुआ, 15 रुपए। ये आपको भले पता ना हो लेकिन आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 2 वैल्यूज आपको पता थी तो आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेम यहां पे देखो, 3 कॉपी लिए और आपको कॉपी पता था कितने की है, 40 रुपए की एक कॉपी, तो आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया और फिर आपने टोटल कर लिया और आपका आंसर आ गया। लेकिन अब बात करी जाए अगर यही वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जहां पे चीजें अननोन होती हैं, आपको पता नहीं होता है, तब वहां पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपको पता था, यानी कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज फिक्स होती हैं या फिर नोन होती हैं। एक तो फिक्स है, जैसे अब 3 तो 5 फिक्स है ना। अब नंबर आप जितना पढ़ रहे हो उस पूरे नंबर में एक ही तो 5 होगा, कि 2 5 है या 3 5 है, एक ही है ना। 5 कितने भाई, एक ही है। ऐसी बात करी जाए 15 की, वो भी एक है। 3 की बात करी जाए वो भी एक है। तो सारे नंबर्स एक ही बार हैं, तो ये फिक्स हैं। और 5 है तो 5 ही है, वो बदलता नहीं है। ये नहीं होता कि आज तो भैया हम 5 है, बहुत दिन से हम 5 5 रह के हम थक गए हैं, हम बोर हो गए हैं, अब हम 6 हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या, नहीं ना। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, फिक्स है वो। तो पहली चीज क्या, फिक्स है। दूसरी, हमें पता है, हम जानते हैं उसे, पहचानते हैं, फेमिलियर हैं। क्यों, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स को, तो हम जानते हैं। लेकिन अब बात करी जाए वेरिएबल की, तो अब वेरिएबल में समझो। वेरिएबल में यही सेम एग्जांपल से समझते हैं। देखो वेरिएबल में क्या होता है, जैसे कभी क्या होता है ना कि मम्मी ने आपको भेज दिया सब्जी लेने के लिए कि बेटा जाओ ये ले आओ, या फिर आपको भेज दिया उन्होंने जनरल स्टोर पे कि जाओ मेरे जीरा ला दो, अदरक ला दो, है ना, तेल ला दो, तेल खत्म है तेल ला दो। भेजा होगा, मम्मी भेजती हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग जाते हो, मैं बता रहा हूँ। और उसमें मम्मी देती हैं बड़ा सा पैसा। अब सामान जो आता है वो तो आता ही है, अब जो पैसे हो गए बच गए वो आपने अपने जेब में रख लिए, मम्मी को बताया ही नहीं।
अब वो आप रखते हो कुछ दिन तक। अगर देखते हो कि मम्मी ने वो पैसे मांगे तब तो ठीक है, आप दे दोगे, बट अगर नहीं मांगे तो वो पैसा आपका। करते हो भाई? मैं तो करता था, मेरे साथ तो होता है, मैं तो ये चीज करता था। अब आप लोग करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कैसे करते होगे? मेरे टाइम पे ना कैश चलता था, अब तो ऑनलाइन आ गया है, अब तो जितना पेमेंट होता है उतना ही मिलता है। तो अगर आप इसमें भी कुछ रास्ता निकाल लिए हो तो बताना मुझे भी जरूर कि यार कौन से मेथड से अब आप पैसा इस तरीके से निकाल रहे हो, तो मुझे भी बताना। तो चलो अब अपने आज सवाल पे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सेम काम आपने यहाँ पे किया। आप मान लो कि आप शॉप पे गए और आपने रेट ही नहीं पूछा शॉपकीपर से। कई बार ऐसा होता है हम रेट नहीं पूछते हैं, है ना। अब आपने मान लो क्या कर दिया, 3 पेन ले लिया और आपने 5 कॉपी खरीद ली और शॉपकीपर से आपने इनका रेट नहीं पूछा और शॉपकीपर से आपने पूरा टोटल पूछा, टोटल कि भैया टोटल कितना पैसा हो गया। आप शॉपकीपर मान लो आपको टोटल पैसा बता दे कि आपने जो खरीदारी करी है वो 300 रुपए की करी है, 300 रुपए ने आपने टोटल सामान परचेस कर लिया। तो अब आप क्या करोगे? शॉपकीपर को 300 रुपया दे के चले आए। अब लेकिन अब आप रास्ते भर ये कंफ्यूजन में रहोगे कि यार 300 रुपया का सामान हुआ, जबकि मैंने 3 जो है पेन खरीदा और 5 कॉपी। तो अब आप क्या करते हो? अब आप हिसाब लगाना शुरू करते हो यार कि तो फिर पेन किस रेट पे दिया, कॉपी किस रेट पे दिया। तो यही तो है हमारा वेरिएबल। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि पेन जो है 5 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी हो सकता है कॉपी वो 40 रुपए का ना दे के 50 का दिया होगा, या हो सकता है कि 30 का दिया हो। तो पता है क्या? नहीं पता। तो जब हमें वैल्यूज यहाँ पे एक क्या हो जाए, मिस हो जाए, हमने पूछा ही नहीं शॉपकीपर से कि भैया किस रेट पे दे रहे हो, बस सामान लिया, टोटल पैसा किया, भाग आए। जल्दी में होते हो ना, कभी कभी हम लोग जल्दी में रहते हैं, तो बस पैसा दिए चले आए, फिर रास्ते भर सर खजुआरे, यार महंगा दे दिया क्या यार, यही चीजिया हुआ उकरे दुकानिया खरीदे रहे यार, वो तो सस्ता दिए रहन, ये लागत है महंगा दे दबा, होता है ना। तो भैया इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि वैल्यू अब आपको पता ही नहीं है। अब रास्ते भर अपना सर खजुआओगे तो अब क्या करोगे? तो अब आप सोचते हो कि यार हो सकता है कि पेन जो है इतने रुपए का रहा होगा। अब आपको पता नहीं है, आप बस गेस कर रहे हो कि पेन कितने का रहा होगा, इतने का रहा होगा। तो अब आप क्या करोगे? अब यही चीज मैथमेटिक्स में जब आप यूज करोगे तो यहां पे आ गया वेरिएबल। तो वेरिएबल का यूज आप कैसे करते हो? वेरिएबल का यूज कैसे करते हो भाई? तो वेरिएबल का यूज करते हैं हम ए से लेके जेड तक। ए से जेड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका आप किसी भी अल्फाबेट का यूज कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हैं आप कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्योंकि ए बी सी डी जो शुरुआत के होते हैं और जो आखिरी के होते हैं एक्स वाई जेड, ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं ना, बीच का कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, या तो टॉप या तो लास्ट, बीच वालों को थोड़ा कम पूछा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल में क्या यूज़ कर लेते हैं, या तो ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड। तो चलो अब मान लेते हैं हम क्या कि भैया देखो हमें तो पता नहीं था, तो मान लेते हैं जो रेट रहा होगा, हम अपने से अब एज्यूम करके चल रहे हैं कि रेट जो है एक्स रुपए का रहा होगा, यानी कि जो पेन है वो एक पेन का कॉस्ट एक्स रुपए रहा होगा। हमें नहीं पता, तो नहीं पता है तो इसीलिए तो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और वेरिएबल क्या मान लिए? एक्स मान लिए, तो एक्स रुपए रहा होगा। ये हो गया हमारे पेन का। फिर अगर ऐसे ही बात करी जाए कॉपी की, तो कॉपी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा रहा होगा वाई रुपए का, है ना। तो कॉपी क्या हो गया? वाई रुपए। तो अब देखो यहां पे हमने क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या आया था 15। तो अब इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी रेट और जितनी आपने क्वांटिटी ली, तो रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? खर्चा, एक्सपेंडिचर टोटल। तो आपको यहाँ पे कितने रुपए का खर्चा हो गया भाई? तो आपको यहाँ पे खर्चा हो गया 3x का, 3x रुपए ने 3x का आपने खर्चा किया होगा। फिर बात करी जाए यहाँ पे, तो ये कितना हो गया भाई? 5 मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ पे खर्चा क्या आ गया? 5y आ गया। और दोनों को मिला के
दोनों का पैसा मिला के आपने टोटल शॉपकीपर को कितना दिया था, 300। तो अब आपको यही लिखना होगा कि देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 300। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी ये क्या बन गया, इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू आपने कर दिया 300 के। अब आप यहां पे देख सकते हो कि सेम प्रॉब्लम, देखो यहां पे जब चीजें हमें पता थी और यहां जब हम चीजों को मिस कर जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो अलजेब्रा में हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स का यूज होते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल से ये चीज समझाया। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि एक्स वाई क्यों आ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यूज पता नहीं होती है, ठीक है। और इसको अभी और समझेंगे, ये तो मैंने अभी आपको बस एक छोटा सा प्यारा सा एक एग्जांपल देके समझाया है। अभी तो हम और समझेंगे, सीखेंगे। अभी तो हम इनके वैल्यूज फाइंड करना भी सीखेंगे, जानेंगे कि वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। अब बात करी जाए यार वेरिएबल्स की, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो भी डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं। अब उनको समझ लेते हैं। तो देखो किसी किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया जाता है, जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जैसे एक एग्जांपल लिखा गया है 5x प्लस 7। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, x वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, बस एक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस वाले एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे कितने हैं, देखो y और y। बट आप ध्यान देना, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है। वेरिएबल तो बस एक ही है ना, y, बस पावर डिफरेंट हुआ है, वेरिएबल तो एक ही है। अब ये मत समझना कि सर स्क्वायर हो गया तो ये अलग वेरिएबल हो गया, नहीं, वेरिएबल मतलब एक ही। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x था और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है। ये एक्सप्रेशन में सिर्फ y है और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x है। इसी तरीके से हम दो वेरिएबल का भी यूज करते हैं, अब उनको समझ लो। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो देखो ये हमारा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक देखो आपको वेरिएबल दिख रहा होगा x और एक वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखने में दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है। इसी तरीके से आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि देखो a और x, ये अभी ये दोनों क्या है आपके वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स। और यहाँ पे देखो b और y, ये भी क्या है आपके वेरिएबल्स हैं। तो यानी कि आप एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और तीन से ज्यादा एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल का यूज कर सकते हो, यानी कि वो आपका पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन सिर्फ एक वेरिएबल से मिलके बना हो सकता है, या हो सकता है कि उसमें आपने दो वेरिएबल का यूज किया हो, या हो सकता है कि आप उसमें तीन या फिर तीन से ज्यादा वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? चलो अब ये सब मैं बता रहा हूं ना, ये अभी बस आपको जानने के लिए, बस आप जानो कि ये चीजें पॉलिनोमियल में होती हैं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या होता है और कैसे हम उनको समझ पा रहे हैं कि क्या चीज है। अभी हम इसको समझेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, इसका कहां पे यूज होगा, वो सब कुछ सीखेंगे। चलो अब देखो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री एंड पावर, ठीक है। तो जब देखो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, एक्सप्रेशन जो सबसे पहला आपने देखा होगा, तो वहां पे हमने कई सारी टॉपिक्स लिखे थे। तो हमने वेरिएबल कांस्टेंट समझ लिया, अब हम समझने वाले हैं कि डिग्री और पावर का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल में इनका क्या यूज है, इनका क्या मतलब है। तो अब इसको समझते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे आपने मान लो कोई काम किया, कोई काम इन द सेंस की, जैसे देखो पहले तो एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ पावर की, तो पहले एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हमने क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां पे ये जो x स्क्वायर लिखा है ना, डिग्री जो यहां पे 2 लिखी हुई है, यहां पे ये जो डिग्री है, ये जो यहाँ पे 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, और हम कैसे जानेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो डिग्री है या पावर है वो कितना होता है। तो दोनों को आप ऐसे समझो। देखो
जब हम कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं, जब हम कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले चेक करो हमारा वेरिएबल क्या है। तो जैसे मैं इसमें चेक कर पा रहा हूँ मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब चेक करो कि किस वेरिएबल की जो पावर है या डिग्री है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे x हमारा 1 है, यहाँ पे x 2 है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। तो इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री या पावर है वो कितना होगा, 2 होगा। ऐसे एक और एग्जांपल लो, जैसे अगर मैं इसी तरीके से लिख दूं यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री या पावर है वो कितना है, तो क्या देखोगे, सबसे पहले वेरिएबल चेक करोगे। अब उस वेरिएबल में देखोगे कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। सर कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है, कौन सा, एक्स, क्योंकि इस पूरे वेरिएबल में, इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, एक्स। अब आप चेक करो कि किस वेरिएबल का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसलिए कहोगे कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री या पावर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। समझ पा रहे हो ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो डिग्री है या फिर पावर है वो कितना है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं 4y स्क्वायर माइनस 2, देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 4y स्क्वायर माइनस 2। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसमें डिग्री कितनी है, तो अब आप देखोगे सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पे क्या दिख रहा है, y, और एक ही वेरिएबल दिख रहा है y, एक ही जगह पे लिखा हुआ है, और उसकी पावर कितनी है, 2। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं सिर्फ और सिर्फ जेड क्यूब, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है जेड क्यूब बस, और मैं इसका पूछ लूं कि ये भी एक्सप्रेशन है, अभी समझेंगे, ये भी एक्सप्रेशन है, और ये कैसा एक्सप्रेशन है, टर्म के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिग्री पूछूंगा तो कितना बताओगे, 3, बस सिंपल सा है, 3 हो गया, खत्म। तो इस तरीके से कोई भी आपके वेरिएबल्स लिखे, एक्सप्रेशन लिखा हो और वहां पे अगर आपको डिग्री बतानी हो तो बस आप देखो कि उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, बस डिग्री बता ले जाओगे। आया समझ में। अब बात करते हैं कि सर ये जो डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या सेंस बता रहा है। तो अब ये ध्यान से समझना, देखो डिग्री आपको क्या बताता है, डिग्री बताता है कि यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारा वेरिएबल x है इसका ये जो डिग्री है 2, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप इसका वैल्यू निकालोगे, किसकी, x की, जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगा। x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही अगर 3 है, देखो यहाँ पे कितना है, 3, तो इसका मतलब ये है कि z की यहाँ पे 3 वैल्यूज होंगी, 3। अगर यहाँ पे देखो जैसे इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी रही, 3, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो डिग्री एंड पावर क्या बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है ना वो कितने डिग्री या सॉरी वो कितनी वैल्यूज हैं, उसकी कितनी वैल्यू हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि x की कौन कौन सी वैल्यू पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ये सारी चीजें जब हम वैल्यूज फाइंड करने लगेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जानो कि डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर पावर में 2 है तो इसका मतलब उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज होंगी, अगर 3 है तो उस वाले वेरिएबल की 3 वैल्यूज होंगी, अगर 4 है तो 4 होंगी, अगर 1 है तो 1 होगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये भी तो एक्सप्रेशन है, 3x + 5, ये भी तो एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो पावर है वो कितना है भाई, यहाँ पे पावर है देखो 1। बस वही है कि 1 हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता
है ना। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, उसका पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगी, बस यही है डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अब पॉलिनोमियल के भी और टाइप भी होते हैं। तो अभी तक सारा कुछ आपको समझ में आया, पॉलिनोमियल क्या था समझ में आया, पॉलिनोमियल से बना एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें मिलके एक्सप्रेशंस बनी ये मैंने आपको समझा दी। फिर वो चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, डिग्री है, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल के और भी टाइप होते हैं क्या। तो हाँ, पॉलिनोमियल को जो मेन है ना, मेन 3 टाइप होते हैं, जो कि आपके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये आपके पॉलिनोमियल्स ही हैं। ये पॉलिनोमियल के तीन मेन टाइप्स होते हैं, और ये 2 स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, ये दोनों आपके स्पेशल केसेस हैं। तो अब यहाँ पे बात समझना, ठीक है, बात समझो। तो अगर हम डिग्री, पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं 2 तरीके से, पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं 2 तरीके से। एक होता है आपका डिग्री पे, यानी पावर पे, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है डिग्री पे, इसी को आप पावर भी बोलते हो, या फिर मैं पावर कह सकता हूं, और एक डिवाइड किया जाता है टर्म पे, टर्म कितने टर्म्स होंगे उसमें, टर्म्स पे। तो अगर मैं बात करूं डिग्री और पावर पे, तो डिग्री और पावर में ये आपके होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जहां पे वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, या फिर क्या, जहां पे डिग्री 1 हो। जैसे अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे ax प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो कितना है, 1। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के पॉलिनोमियल्स लिखे जाएंगे जहां पे पावर 1 होगा, तो इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर आप अपने बुक में देखोगे तो हेडिंग ही लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि आप जो पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ने वाले हो लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 1। अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं भाई, समझो। अगर जैसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल के अगर मैं एग्जांपल्स लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो जैसे 3x + 5, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो 2x। ये भी आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, सिर्फ और सिर्फ 2x। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 4x - 5, या फिर आप एक वेरिएबल की जगह पे 2 वेरिएबल का यूज करो। जैसे एग्जांपल के लिए 3x + 4y - 5। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, पावर एक ही है, वेरिएबल्स 2 हो गए लेकिन पावर कितना है, एक ही है। तो यानी कि जब हमारे एक्सप्रेशन में पावर सिर्फ 1 होगा, मैक्सिमम पावर डिग्री 1 होगा, तो वो लीनियर होगा। वहां पे वेरिएबल्स 1 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन डिग्री 1 ही है। ऐसे अगर मैं बात करूं, ऐसे बात करी जाएगा क्वाड्रेटिक में, तो देखो क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होता है वो होता है 2, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो लिखने का होता है ये ax² + bx + c। यहाँ पे ये जो a b c हैं ये बताते हैं कांस्टेंट वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे नंबर से लिख सकते हो आप। यहाँ पे a b c की जगह पे आप नंबर से लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लिख सकते हो 3x² + 4x + 5। ठीक है, तो देखो ये आपने क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो कितनी है, 2। समझ में आई बात। तो ऐसे ही अगर बात करी जाए क्यूबिक में, तो क्यूबिक में देखो जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3। डिग्री यहाँ पे कितना होगा, 3। तो यानी कि इसमें जो है आपको 3 डिग्री मिलेगा, तो ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन आपको इस बार जो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो है ये लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। चलो ये आया समझ में, बहुत ज़्यादा ये हैवी है नहीं, बहुत सिंपल ही है ना, समझ गए हो गया। अगला समझते हैं। अब देखो मैंने बताया था ना, एक होता है डिग्री के बेसिस पे, एक होता है टर्म के बेसिस पे। तो टर्म के बेसिस पे समझो। तो देखो टर्म के बेसिस पे क्या होते हैं आपके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो अब बात समझो, देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या नोमियल मतलब होता है आपका टर्म, और मोनो मतलब होता है एक, जहां पे एक टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक टर्म हो, तो वो हो जाता है मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल, अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा टर्म है तो उसी को आप क्या बोल देते हो, पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो मोनोमियल का क्या एग्जाम्पल है, 7x²। अब यहाँ पे डिग्री से मतलब नहीं है, डिग्री देखो यहाँ पे 7x² है, साथ ही साथ अगर आप 3x लिखते हो तो ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि बात अब टर्म की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे टर्म सिर्फ एक लिखा हुआ है, डिग्री की बात नहीं हो रही है भाई, डिग्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दूं तो ये भी क्या है, ये भी आपका मोनोमियल है। ऐसे ही अगर 2 टर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 टर्म होंगे, जैसे कि ये देखो 3x + 5। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो x² - 2, ये भी आपका क्या है, मोनोमियल है। क्यों, सॉरी बाइनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, 1 और 2। ऐसे अगर बात करी जाए यहाँ पे तो देखो 3 टर्म है इसमें, एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 टर्म हो गए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को सेपरेट करके रखा है, ऐसे टर्म के बेसिस पे भी हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे क्या क्या हो जाते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और टर्म के बेसिस पे हो जाते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा होते हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ये आप देख सकते हो, ये पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पिछले स्लाइड से आपने 2 चीजें तो बताई ही नहीं, जो स्पेशल पॉलिनोमियल, तो पहले उनको कर लेते हैं। तो देखो भाई, पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये 3 चीजें पार्ट तो बता दी थी, जो मेन आपके पॉलिनोमियल्स हैं जो डिग्री के बेसिस पर डिवाइड होते हैं, वो ये 3 हैं। लेकिन यहाँ पे 2 स्पेशल पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जो कि आपके रहे, एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यार इनको समझो ये क्या है। देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जो आपका जीरो है ना, जीरो ही आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, इसके पीछे समझते हैं। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो कोई भी वैल्यू है, कोई भी, जैसे अभी एग्जांपल के लिए ले लो आप 2, ठीक है 2। अब मैं आपसे कहा कि देखो 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 कर दूं, तो हमें ये पता होता है कि एनीथिंग है पावर 0। देखो एनी नंबर या वेरिएबल कुछ भी, अगर उसमें पावर अगर 0 है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, और अगर इसकी पावर क्या है आपका 0। अब एनीथिंग का मतलब कि यहां पे नंबर भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं x², तो सॉरी x² नहीं, अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूं x⁻0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगा। अगर मैं कहूं 100⁻0, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यानी एनीथिंग, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 0 है तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं, देखो 2, अगर मैं आपसे एग्जांपल में पूछूं कि क्या 2 आपका पॉलिनोमियल है, तो यस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और यहां पे क्या होता है, जो x होता है ना, यहां पे जो x होता है उसका पावर कितना होता है, 0, उसकी पावर क्या होती है, 0। तो इस वजह से x⁻0 का मतलब क्या हो जाता है, 1। तो 2 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आता है, 2। तो इस वजह से, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है, हम x⁻0 को
लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जीरो की, तो जो हमारा जीरो है ना, तो जीरो पॉलिनोमियल के साथ क्या आएगा, एक्स टू द पावर जीरो। अब एक्स टू द पावर जीरो क्या हो गया, 1। इसकी वैल्यू कितना हो गया भैया, 1 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब लेकिन जीरो का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। तो इस वजह से जो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर बात करी जाए जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है। और यहां पे जो इसकी डिग्री है वो नॉट डिफाइन है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अब आप इसके साथ पावर कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है आप एक्स की पावर जीरो ही लो। मैं कह रहा हूं आप यहाँ पे एक्स के साथ जीरो टू द पावर जीरो लिख लो और एक्स टू द पावर 3 लिख लो, इसका रिजल्ट भी जीरो ही आएगा, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे हो सकता है एक्स टू द पावर 3 की वैल्यू मान लो 8 आ गया, एग्जाम्पल ले लो, मान लो 8 आ गया, लेकिन जब जीरो के साथ इस 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा ना, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यानी कि जो जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि जो जीरो है, इसकी डिग्री डिफाइन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पावर जीरो लोगे तो भी जीरो आएगा, पावर आप 3 लोगे तो भी जीरो आएगा, अगर आप यहाँ पे इसकी पावर 100 ले लो तो भी जीरो आएगा, पावर आप 1000 ले लो तो भी जीरो आएगा। तो इस वजह से जीरो का जो डिग्री है, जो पावर है, वो डिफाइंड नहीं है। तो एक पॉलिनोमियल आपका ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल, और दूसरा है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है भाई, समझ लो अब। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो गए जहां पे जो x है, जैसे देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आप पे कहूं जैसे 2 है, तो 2 आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 2 आपका पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 100, तो 100 क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पे एग्जांपल में लिख दूं 999, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है ना। और अगर जो मैं एक्सप्रेशन लिखूं ऐसे 3x - 5, तो ये जो 5 है ना, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, और 2 टर्म है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और क्योंकि यहां पे जो x है उसकी पावर कितनी है, 1, यहां पे x की पावर कितनी है, 1, लेकिन क्या 5 के साथ भी x की पावर है क्या, यस, 5 के साथ में x की पावर कितनी है, 0। यहाँ पे SN 999 में x की पावर कितनी है, 0। 100 के साथ x की पावर कितनी है, 0। 2 के साथ x की पावर कितनी है, 0। और x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाता है, 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी 2 मल्टीप्लाई और x टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाता है 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे x टू द पावर 0 लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि जितने भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उन सब का जो पावर है, जो डिग्री है, वो कितना होता है, वो होता है 0। ठीक है, तो ये जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी आप नंबर अपने मर्जी से सोच लो, अपने मन से कोई भी नंबर आप सोचो। जैसे आप यहां पे देखो 99 ही है, तो 99 के साथ क्या है, x टू द पावर 0, यहां पे इसके साथ क्या है, अंडरस्टूड है, तो ये 90999 क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 0। जैसे अब मैंने लिखा था ना, ये मैंने देखो यहाँ पे x टू द पावर 0 और यहाँ पे x टू द पावर 1, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आप कहोगे कि डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है मैक्सिमम, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं कहूं इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है भैया, ये भी बता दो, तो आप क्या कहोगे कि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री सर 0 है। आई बात समझ में। तो देखो जो आपका 0 पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, लेकिन जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1, जो क्वाड्रेटिक है उसका 2,
और जो क्यूबिक है उसका 3। समझ गए ना बात? तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखो ये एक लास्ट आपका स्लाइड है आज का, जहां पे जो हम शुरुआत किए थे जहां से, जो कि था पॉलिनोमियल, तो अब हम खत्म भी उसी पे करेंगे, पॉलिनोमियल पे। तो देखो जो छोटे छोटे चीजें आपने पढ़ी, मैंने पूरे पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करके एक एक चीजें बता दी। अब उन सब को कंबाइन करते हैं और आपको बताते हैं पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका, पिछले स्लाइड में है भाई, ये रहा। तो ये होता है आपके पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे देखो जो आपको लिखने का जो तरीका होता है वो यहां से होता है। जैसे देखो a नॉट लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं लिख सकता हूं 3, अब आगे प्लस है तो आप भी प्लस लगा दो। फिर लिखा हुआ है a1x, तो a1x, तो a1 यहाँ पे आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a1 नंबर को, कि आप अपने से कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया यहाँ पे 4, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? x, तो आप लगा दो x। तो देखो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। इसमें 2 टर्म है। अब मैं चाहता हूं नहीं सर 3 टर्म आ जाए, तो 3 टर्म के लिए उसके आगे बढ़ो, तो x है तो अब x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आएगा अब x स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख लो, 5 मैंने लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ोगे तो इसके आगे क्यूब आ जाएगा, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 6। फिर इसके आगे बढ़ोगे तो x टू द पावर 4 आएगा, 7 लिख सकते हो। फिर इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे x टू द पावर 5 आएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसके नंबर लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मत लिखो, इसमें हम नहीं लिखेंगे नंबर, मत लिखो, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ो, फिर x टू द पावर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब आपका मन हो गया कि चलो इसमें 100 लिख दे रहे हैं, लिख दो। फिर आगे बढ़ो तो x टू द पावर कितना हो जाएगा? 7। फिर ऐसे आगे बढ़ते रहोगे तो यानी कि यहाँ पे x टू द पावर आप कहाँ तक लिख सकते हो? n तक। और यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना चाहो तो लिखो, और नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा x टू द पावर n तक। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। जब हम लिखते हैं, ये मैंने आपको कैसे बताया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन जब हम लिखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर जो सबसे हाईएस्ट है वो पहले लिखा जाएगा और जिसका कम है वो बाद में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो x टू द पावर 3 को पहले लिखा हूं, फिर x स्क्वायर को बाद में लिखा गया है, उसके बाद x को लिखा गया है और उसके बाद 4 को लिखा गया है। ठीक है ना भाई, समझ गए बात? तो ये आपका इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल को लिखने का। तो आप आ जाते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, जो कि ये था कि अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट्स टर्म आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे लिखेंगे भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हाईएस्ट पावर पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्यूब है वो यहाँ बीच में लिखा गया है और यहाँ पे देखो 5 से शुरुआत हुआ है, तो इस तरीके से हमें नहीं लिखना है, ये गलत तरीका होगा। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से, यानी जहां पे x टू द पावर 3 है वो पहले लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा x टू द पावर 2, ये जो कि यहाँ पे था, तो इसको फिर इसके बाद लिखेंगे। फिर क्या लिखा जाएगा? 3x जो कि यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 5। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, हो सकता है ये इन पॉइंट्स को आप पहले से ही जानते होंगे, हो सकता है कि इन पॉइंट्स को अब आप जानने लगे होंगे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब कल की क्लास जो होगी, यानी कि जब अब अगला वीडियो आपके लिए आएगा, तो उसमें मैं आपका जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, और अब मैं बता रहा हूं कि अब जब आप उस बुक के एग्जाम्पल्स को करोगे ना, तो आपको चीजों को एक्सप्रेशन, यानी कि जो इक्वेशन और एक्सप्रेशन है ना, वो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी बना पाओगे। तो इसी तरीके से अगर आपको मजेदार तरीके से पढ़ना है, चीजों को समझना है सिवाय लर्निंग के, सिर्फ रट्टा मारने से, तो यार ज्वाइन करो अड्डा 24/7 की तरफ से जो फाउंडेशन बैच चल रही है क्लास 9-10 की, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप
ये जो कूपन देख रहे हो ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है भाई, अगर आप इसको ईयर्स 100 लगाते हो ना तो यार आपको क्या गजब का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत कम प्राइसेस में आप जैसे ये कूपन लगाओगे आपकी जो प्राइस है ना बहुत मिनिमम प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और आप ये बैच ले सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।